तो बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो नया चैप्टर है बच्चों उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो हेडिंग डाल लीजिए थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, थर्मोडायनामिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊष्मा गतिकी। तो बच्चों थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा गतिकी की अगर बात करी जाए तो देखो ये जो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट में एक्चुअली पढ़ते हैं। एक हमारा जो होता है वो फिजिकल चेंज से रिलेटेड पोर्शन है और दूसरा जो है वो हमारा केमिकल रिएक्शन चेंज से रिलेटेड टॉपिक है। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की, तो इसके अंदर बेटा मेनली ये दो वर्ड से बना है। एक है हमारा थर्मो प्लस डायनामिक्स। का मतलब क्या होता है बच्चों? हीट। और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन या फिर मूवमेंट। ठीक है, मोशन या फिर मूवमेंट। तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं समझो जरा इस बात को। तो मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई? H2 से Cl2 के साथ रिएक्शन हो रही है, 2HCl बना। हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं गर्म करूंगा, क्या फॉर्मेशन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन होती है। तो ये चीज तो हमें ऑलरेडी आती है, केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है ये चीज तो हमें पता है। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में हीट का क्या चेंज है, हीट का क्या रोल प्ले होगा, ये चीज के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि भाई हीट अगर मैं चेंज करूंगा तो कैसे रिएक्शन चेंज होगी, हीट बढ़ाऊंगा तो कैसे रिएक्शन चेंज होगी, हीट घटाऊंगा तो कैसे रिएक्शन चेंज होगी। तो ये सारा जो प्रोसेस है बच्चों वो हम इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो एक दो लाइन लिख लेते हैं, लिखना जरा। ऊष्मा गतिकी विज्ञान की वह शाखा है, ऊष्मा गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊर्जा की वजह से रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को समझते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा या ऊर्जा की वजह से क्या परिवर्तन हो रहा है उसको हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं बेटा? थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन में कैसे ऊर्जा का रोल होगा। ठीक है, तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं कुछ छोटी छोटी टर्म्स से। तो लिख लो हेडिंग सम बेसिक टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो सम बेसिक टर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला हमारा बेसिक टर्म है वो है सिस्टम। सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? निकाय। क्या बोलते हैं हिंदी में? निकाय। अब सिस्टम क्या होता है? देखो तो ब्रह्मांड क्या है बेटा? ब्रह्मांड के अंदर हमारी पृथ्वी है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, उन सबको मिला के क्या है बच्चों? हमारा ब्रह्मांड है। अब हमारे लिए कौन सी काम की चीज है भाई? मेरे जीवन यापन के लिए मुझे केवल इस बात से फर्क पड़ेगा कि धरती पर क्या हो रहा है। धरती पर मान लो ओजोन की परत हट जाएगी तो मुझे फर्क पड़ेगा, धरती पे अगर पानी खत्म हो जाएगा तो मुझे फर्क पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो मेनली मेरा जो रिलेशन है वो किसके साथ है? पृथ्वी के साथ है। अब मान लो मार्स पे अगर ओजोन की परत बन जाए, या वहां चलो होती नहीं है, मान लो ओजोन परत बन भी जाए तो मुझे तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ रहा ना। मेरे को किस बात से फर्क पड़ रहा है कि धरती पर क्या हो रहा है। तो मेरे लिए सिस्टम यानी निकाय क्या है? ये पृथ्वी, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्म में बात करें तो पूरे ब्रह्मांड का वह भाग जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग क्या, उसके अलावा बाकी जो चीज है उसको क्या बोलेंगे हम? परिवेश।
और परिवेश और निकाय को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? ब्रह्मांड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रूम है, इस रूम के अंदर अमोनिया बनाने की हमारी अभिक्रिया चल रही है। हमने क्या किया? नाइट्रोजन गैस ली और हाइड्रोजन गैस ली, दोनों आपस में अभिक्रिया कर गई और अमोनिया बना गई। ठीक है, तो इस रूम में अमोनिया बनाने की अभिक्रिया चल रही थी, तो ये रूम क्या कहलाएगा? हमारा निकाय। इस रूम के बाहर की जो भी चीज है वो क्या कहलाएगा? हमारा परिवेश। और बाहर की चीज और इस रूम को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा? ब्रह्मांड बन जाएगा। क्लियर बात? अगर डायग्राम फॉर्म में मैं बात करता हूं तो देखो ये मान लो पूरा का पूरा क्या है? हमारा ब्रह्मांड है। और यहां पे मान लो हमारी रिएक्शन चल रही है, N2 + 3H2 ये मिलके क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। तो इसमें बच्चों ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निकाय। क्या बोलेंगे इसको? निकाय। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिवेश। और अगर मैं निकाय और परिवेश को जोड़ देता हूं, ठीक है, क्या किया मैंने? निकाय प्लस परिवेश को जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा? मेरा ब्रह्मांड मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? ब्रह्मांड मिल जाएगा। चलो तो डेफिनेशन लिखते हैं। सिस्टम यानी निकाय की परिभाषा लिखो। ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो या रासायनिक परिवर्तन होता है उसे निकाय कहा जाता है। उसे निकाय कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा निकाय यानी कि सिस्टम। अभी दूसरा लिखो, सराउंडिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? परिवेश। सराउंडिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिवेश। सेकंड नंबर डाल के लिखो, सराउंडिंग यानी कि परिवेश। इसकी डेफिनेशन लिखो, निकाय के अलावा ब्रह्मांड का जो भाग बच जाता है, निकाय के अलावा ब्रह्मांड का जो भाग बच जाता है उसे हम परिवेश कहते हैं। उसे हम परिवेश कहते हैं। ठीक है, और थर्ड लिखो, यूनिवर्स को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? ब्रह्मांड। भाषा लिख लो, निकाय तथा परिवेश को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। निकाय तथा परिवेश को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। निकाय और परिवेश इसके अंदर हमने मेंशन किए हुए हैं और साथ ही साथ में ये भी लिखा है कि निकाय और परिवेश को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें ब्रह्मांड मिल जाएगा। क्लियर है? चलो भाई, अभी एक और बात करते हैं बेटा। एक और टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, तो लिख लो बाउंड्री। बाउंड्री को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? परिसीमा। क्या बोलते हैं? परिसीमा। ठीक है, तो परिसीमा यानी क्या हो जाएगा? हम बाउंड्री। अब बच्चों बाउंड्री क्या होती है? देखो बाउंड्री कोई भी वो चीज होती है जो दो चीजों को अलग करे। मान लो तुम्हारा घर है और पड़ोसी का घर है, दोनों के बीच में क्या होगी? एक बाउंड्री होगी। क्रिकेट का स्टेडियम है, अंदर क्रिकेटर्स हैं ग्राउंड के अंदर सेंटर में। अब वो मान लो 6 मारेंगे तो कैसे पता चलेगा हमारा 6 पड़ा है? क्योंकि वहां पे एक बाउंड्री खींची हुई होती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, हर जगह पे एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री का सिंपल सा मतलब क्या होता है? जो दो चीजों को क्या करे? अलग अलग कर सके, सेपरेट कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं बाउंड्री क्या होती है, तो देखो ये था हमारा निकाय और ये था हमारा परिवेश। तो निकाय और परिवेश को अलग करने वाली ये जो चीज है, ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं भाई? बाउंड्री बोल दूंगा। क्या बोलूंगा? बाउंड्री। तो डायग्राम में ये भी मेंशन कर लेना, ये क्या है? हमारी बाउंड्री यानी कि परी हो जाएगी। ठीक है, अब सोचो, अभी मैंने क्या एग्जांपल बोला था
कि भाई ये रूम है, इस रूम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करके क्या बना रही है भाई, अमोनिया बना रही है। ठीक है, तो ये रूम जो है, ये रूम क्या है, वॉल से घिरा हुआ है। ठीक है, वॉल है इसके चारों तरफ, तो ये वॉल जो होगी, दीवार जो होगी, ये क्या हो जाएगी इसके लिए भाई, बाउंड्री हो जाएगी। बाउंड्री क्या कर रही है बेटा, निकाय और परिवेश को पृथक यानी कि अलग अलग कर रही है। क्लियर है? तो बाउंड्री की डेफिनेशन लिखो, बाउंड्री के अंदर लिखो, वह रेखा जो निकाय तथा परिवेश, जो निकाय तथा परिवेश को पृथक करती है, जो निकाय तथा परिवेश को पृथक यानी अलग अलग करती है, उसे हम परिसीमा कहते हैं। उसे हम परिसीमा कहते हैं यानी बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, डायग्राम में मेंशन कर लेना बच्चों। अब बच्चों थोड़ी सी बाउंड्री का डिस्कशन करते हैं। ये तो हमने एक जनरल बात कर ली कि भाई बाउंड्री क्या होती है। तो हमने देखा बाउंड्री क्या होती है, परिवेश और निकाय को अलग करने वाली जो चीज है उसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। अब बच्चों बाउंड्री दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है हमारी रियल, रियल को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, वास्तविक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, वास्तविक। और दूसरी होती है बच्चों इमेजिनरी। इमेजिनरी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी को क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी जो वास्तविकता में नहीं होती है। अब रियल बाउंड्री और वास्तविक, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री में क्या अंतर है, देखो एग्जांपल समझाता हूं। जैसे ये रूम है, अब इस रूम के अंदर भाई परिवेश और निकाय को अलग कौन कर रहा है, ये कंटेनर की वॉल्स कर रही हैं, दीवारें कर रही हैं। तो ये दीवारें क्या है बच्चों, रियल है ना। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, रियल बाउंड्री का। देखो रियली में तुम्हें नजर आ रहा है, तुम फील कर सकते हो ना इसको भाई, तो ये क्या है, रियल बाउंड्री है। लेकिन मान लो कि दो ओशियंस हैं, अरब सागर है और हिंद महासागर है मान लो, तो अरब सागर और हिंद महासागर को अलग करने के लिए क्या हमने वहां पे कोई दीवार खड़ी कर रखी है, क्या नहीं कर रखी। हमने एक इमेजिनरी लाइन मैप पर खींच रखी है कि भाई इधर से इधर क्या होगा, हिंद महासागर होगा, इधर से इधर क्या होगा, प्रशांत महासागर होगा, या दूसरा कोई महासागर होगा। तो वो क्या है बच्चों, इमेजिनरी बाउंड्री है। आ रही कुछ कहानी समझ में। तो रियल बाउंड्री क्या होती है, आपको नजर आएगी, आप फील कर सकते हो उसको, टच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी बाउंड्री आपको नजर नहीं आएगी, वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ भाई यहां से यहां तक क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, मान लो इस रूम में अमोनिया गैस है। अब अमोनिया गैस इस रूम में है तो ये निकाय हो गया। इसके बाहर, रूम के बाहर क्या है बच्चों, परिवेश है। तो यहां पे बाउंड्री का काम कौन कर रहा है, ये वॉल्स कर रही हैं। तो कैसी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। अब मैंने क्या किया बच्चों, उस गैस को ले जाके बाहर की तरफ ओपन एयर में छोड़ दिया। अब वो गैस कहां तक फैलेगी भाई, मैं थोड़ी ना बता सकता हूं, मैं तो कैलकुलेशन कर सकता हूं, PV = nRT आदर्श गैस समीकरण। मैं बोलूंगा यार वहां से इतने रेडियस के अंदर वो फैली होगी, तो वो क्या है, एग्जैक्ट थोड़ी ना है, वो हो सकता है उससे ज्यादा या उससे कम भी फैल जाए, डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो वो मेरी कैसी, अमोनिया गैस और बाकी हवा को अलग करने वाली जो बाउंड्री होगी वो मेरी इमेजिनरी बाउंड्री होगी। क्लियर है पॉइंट। तो रियल और इमेजिनरी में ये डिफरेंस होता है। आगे बात करते हैं रियल बाउंड्री की। तो बच्चों रियल बाउंड्री जो है इसके बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं फिर, कि भाई ये रिजिड हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। और नॉन रिजिड भी हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों, रिजिड हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है। रिजिड का मतलब क्या हो गया, ठोस हो सकती है, या फिर ये नरम भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, ये कंडक्टिंग हो सकती है,
कंडक्टिंग नेचर की हो सकती है या फिर नॉन कंडक्टिंग नेचर की भी हो सकती है। ठीक है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग तो जानते ही हो तुम, चालक भी हो सकती है और कुचालक भी हो सकती है। ठीक है, चालक भी हो सकती है और कुचालक भी हो सकती है। आगे ना बात समझ में। डेफिनेशन लिखते हैं बाउंड्री को, पहले तो ये फ्लो डायग्राम बना लो इसका, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए हम क्या क्या लिखने वाले हैं इसके अंदर, या बाउंड्री कैसी कैसी हो सकती है। चलो अभी इसके अंदर लिखो बच्चों वास्तविक परिसीमा। वास्तविक परिसीमा, वास्तविक परिसीमा के अंदर लिखो वह बाउंड्री जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं कॉमा छू सकते हैं, उसे वास्तविक बाउंड्री कहा जाता है। उसे वास्तविक बाउंड्री या वास्तविक परिसीमा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद लिखो आभासी परिसीमा। आभासी परिसीमा, आभासी परिसीमा के अंदर लिखो बच्चों जिसे न तो हम देख सकते हैं, जिसे न तो हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, उसे आभासी परिसीमा कहा जाता है। उसे आभासी परिसीमा कहा जाता है। ठीक है, आभासी परिसीमा में एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को अलग करने वाली रेखा, को अलग करने वाली रेखा। ठीक है बच्चों, तो उनको अलग करने वाली रेखा जो होगी वो कैसी होगी, हमारी आभासी परिसीमा होगी। ठीक है, चलो अभी लिखो अगली लाइन में वास्तविक परिसीमा, वास्तविक परिसीमा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो कठोर अथवा नरम हो सकती है, कठोर अथवा नरम हो सकती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो चालक अथवा कुचालक हो सकती है, चालक अथवा कुचालक हो सकती है। अब कैसे हो सकती है बच्चों, तो सिंपल सी कहानी है यार। मान लो ये रूम है, इस रूम की जो दीवारें हैं उनको मैं लोहे की बना देता हूं, तो लोहे की बना दूंगा तो बच्चों क्या होगा, वो कठोर तो होगी और साथ ही साथ में कैसे चालक होगी कि कुचालक होगी, ऑब्वियस सी बात है चालक होगी। अभी मैंने ईंट की बनाई हुई है तो ठोस तो है, कठोर तो है, लेकिन कैसी है वो, कुचालक है। आ रही है ना बात समझ में। तो ये कुछ उसके पॉइंट्स है बाउंड्री के। चलो अभी आगे बात करते हैं बच्चों, हम टाइप्स ऑफ सिस्टम देखने जा रहे हैं, यानी कि निकाय के प्रकार। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में क्या हो जाएगा बच्चों, निकाय के प्रकार। ठीक है, तो पहले मैं एक डायग्राम फॉर्म में आपको समझाता हूं। तो बच्चों देखो, जो सिस्टम है वो हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के भाई, 3 प्रकार के। पहला होता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। पहला क्या है हमारा, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, बंद निकाय। क्या हो जाएगा, बंद निकाय। दूसरा है हमारा बच्चों ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, खुला निकाय। निकाय। और तीसरा होता है बच्चों हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, विलगित निकाय। विलगित निकाय। अब बच्चों देखो, ये हमने किस आधार पर वर्गीकरण किया है। वास्तविक में सिस्टम जो है इसको हम 2 अलग अलग आधार पर वर्गीकृत करेंगे। मेरा पहला आधार जो है वो है बच्चों द्रव्य और ऊर्जा
के निकाय और परिवेश के बीच में आदान प्रदान के आधार पर। ठीक है, तो मैं पहला जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं बच्चों, वो किस आधार पे कर रहा हूं? निकाय तथा परिवेश, निकाय तथा परिवेश के मध्य द्रव्य तथा ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पर। ठीक है, पहला आधार मेरा क्या है बच्चों? निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य और ऊर्जा का जो आदान प्रदान है उसके आधार पर मैं कर रहा हूं। तीन प्रकार से हमने इसको किया, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। समझो जरा क्या है तीनों का मतलब। मान लो बच्चों ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, और ये जो सिस्टम है बच्चों, इसको मैंने ऊपर से क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो भाई तुमने क्या किया, पानी गर्म करने के लिए कंटेनर लिया। ठीक है, अब वो कंटेनर को ऊपर से तुमने क्या कर दिया, ढक दिया। अब तुमने नीचे से गैस जला दी। तो बच्चों जब तुम गैस जलाओगे तो गैस से जो ऊर्जा निकलेगी, क्या वो उस कंटेनर के अंदर जा सकती है कि नहीं जा सकती है, ये बताओ। ऑब्वियस सी बात है, जा सकती है, तभी तो पानी गर्म होगा। यानी ऊर्जा बाहर से अंदर जा सकती है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है अंदर से बाहर भी जा सकती है। अगर तुम मान लो उसको गर्म पानी के कंटेनर को उतार के नीचे रख दो तो थोड़ी देर में कंटेनर ठंडा भी तो हो जाएगा। ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर की ऊर्जा जो है वो कहाँ निकल के जा रही है, बाहर जा रही है। यानी कि बच्चों बंद निकाय में क्या होता है, जो हमारा ऊर्जा होती है वो अंदर आ भी सकती है और बाहर जा भी सकती है। ठीक है, लेकिन क्या जब मैंने कंटेनर बंद कर रखा है तो अंदर का पानी वाष्पीकृत होकर बाहर जाएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से मैंने ढक्कन रखा हुआ है। बस यही होता है बच्चों बंद निकाय। बंद निकाय में क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान तो निकाय और परिवेश के मध्य हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान या द्रव्य का आदान प्रदान निकाय और परिवेश के मध्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्लोज्ड सिस्टम के अंदर लिख लो। ठीक है, चलो पहले मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान द्रव्य का नहीं। ठीक है, द्रव्य का नहीं हो सकता, केवल किसका हो सकता है, ऊर्जा का। अगला है बच्चों हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा कंटेनर था ना जिसमें तुम पानी गर्म कर रहे थे, उसका ढक्कन हटा दो। जब उसका ढक्कन हटा दोगे तो ऊर्जा अंदर बाहर तो जा सकती है, साथ ही साथ में पानी भी तो वाष्पीकृत होकर बाहर जा सकता है, और तुम ऊपर से पानी अंदर भी तो डाल सकते हो। मान लो मग्गे में तुमने पानी भरा और उसके कंटेनर के अंदर डालना शुरू कर दिया, तो बेटा ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा, ऊर्जा का आदान प्रदान तो हो ही सकता है, और साथ ही साथ में हमारा जो द्रव्य है यानी कि मैटर जो है, यानी जिसको हम मास भी बोल सकते हैं, उसका भी आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, तो निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊर्जा तथा द्रव्य, निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊर्जा तथा द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है, यानी कि दोनों का ही हो सकता है बच्चों। ठीक है ना। बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित निकाय। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों, ऐसा निकाय जिसमें न तो ऊर्जा का ही और न तो द्रव्य का ही आदान प्रदान हो सकता है निकाय और परिवेश के मध्य,
ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो ऊर्जा कॉमा ना ही द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के सिस्टम है। तो पहले तो ये ड्रॉ कर लो आप लोग। अब ड्रॉ करने के बाद लिखो बच्चों, निकाय तथा परिवेश के मध्य, निकाय तथा परिवेश के मध्य द्रव्य तथा ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पर, द्रव्य तथा ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पर हम निकाय को तीन भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम निकाय को तीन भाग में, फर्स्ट नंबर डाल के लिखो खुला निकाय, यानी कि ओपन सिस्टम। खुला निकाय, खुला निकाय के अंदर लिखो बच्चों, ऐसा निकाय जिसमें, ऐसा निकाय जिसमें, जिसमें परिवेश तथा निकाय के मध्य, परिवेश तथा निकाय के मध्य ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, उसे हम खुला निकाय कहते हैं, उसे हम खुला निकाय कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बच्चों? ओपन कंटेनर, ठीक है, खुला पात्र जिसमें जल हो, कॉमा पृथ्वी। पृथ्वी भी कैसी है बेटा? हमारा खुला निकाय है। कैसे है? देखो, पृथ्वी के ऊपर सूर्य की रोशनी आ ही सकती है, और यहां से भी तो हम बेटा ऊर्जा भेज सकते हैं, हम तरंगे भेजते ही हैं, तो ऊर्जा का आदान प्रदान तो हो ही रहा है। साथ ही साथ में क्या होता है भाई, आपका द्रव्यमान भी आ जा सकता है, सैटेलाइट जाती है बाहर और बाहर से आती भी है, तो दोनों ही चीजों का क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। तो पृथ्वी हमारा कैसा निकाय हो जाएगी? खुला निकाय हो जाएगी। अगला लिखो इंसान, ह्यूमन बीइंग। इंसान भी बेटा क्या है? कैसा निकाय है? खुला निकाय है, क्योंकि इंसान भी ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का ही आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है भाई हम खाना खाते ही हैं, तो खाना खाते हैं तो द्रव्यमान आता ही है और द्रव्यमान बाहर भी जाता ही है। ऐसे ही ऊर्जा जो है, हम सूर्य की रोशनी में बैठेंगे। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों? क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहां पे तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और ऊर्जा आएगी जो अंदर जाएगी, और अगर हम काम करेंगे तो अंदर से ऊर्जा क्या है, वो भी बाहर निकलेगी। तो इंसान कैसा निकाय है बच्चों? खुला निकाय है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जानवर, कौमा पेड़ पौधे इत्यादि। ठीक है, ये तो कैसा हो गया? खुला निकाय हो गया। अगला लिखो बच्चों बंद निकाय। बंद निकाय, बंद निकाय के अंदर लिखो यदि ऊर्जा का आदान प्रदान, यदि ऊर्जा का आदान प्रदान निकाय तथा परिवेश के मध्य हो, निकाय तथा परिवेश के मध्य हो, किंतु द्रव्य का नहीं, किंतु द्रव्य का नहीं, तो
तो उसे हम बंद निकाय कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बंद निकाय बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों इसका? हमने कंटेनर लिया, गर्म पानी का कंटेनर, जिसमें ऊपर से हमने ढका हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख लो, गर्म पानी का पात्र ऊपर से ढका हुआ, बंद पानी का पात्र ऊपर से ढका हुआ। ठीक है बच्चों, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? अगला एग्जाम्पल बच्चों ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट की अगर मैं बात करूं तो ट्यूबलाइट के अंदर से रोशनी बाहर आती है, लेकिन क्या कोई द्रव्यमान बाहर आता है? नहीं आता। तो वो भी कैसा निकाय? हमारा क्लोज सिस्टम है। तो अगला एग्जाम्पल लिख लो ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्या है? मान लो कोई सैटेलाइट है, वो यहां से पृथ्वी से बाहर चला गया। ठीक है, अब वो पृथ्वी के बाहर जाके एक ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है। अब वो वहां से क्या है, मान लो मार्स के चारों तरफ घूम रहा है, सपोज करो मार्स के चारों तरफ घूम रहा है, तो वहां से फोटो खींच के धरती पर भेजता ही है। कौन सी फॉर्म में भेजता है? ऊर्जा की फॉर्म में। यानी ऊर्जा तो आ जा सकती है उस सैटेलाइट से, लेकिन क्या उस सैटेलाइट से भाई कोई चीज, मान लो उसने अंदर से एस्ट्रोनॉट ने कोई चीज फेंकी, तो वो आ जाएगी क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगी। यानी कि अगर कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उससे ऊर्जा तो एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन द्रव्यमान एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो अगला एग्जांपल लिख लो, किसी कक्ष में सैटेलाइट, किसी कक्ष में सैटेलाइट। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों जो बंद निकाय है? जैसे हमारा क्या है कि केन है, मान लो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, सपोज करो। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है उसको हमने फ्रिज में रख दिया। अब बिना खोले क्या कोल्ड ड्रिंक बाहर नहीं आएगी? तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमारी कैसा हो? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल मान लो बाहर रखी थी तो गर्म थी, फ्रिज में रख दूंगा तो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। यानी ऊर्जा का तो एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन मास का एक्सचेंज वहां पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगला एग्जांपल लिख लो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल। और क्या हो सकता है बच्चों एग्जाम्पल इसके अंदर? ठीक है, सोलर, जो हमारा सोलर कुकर होता है बच्चों, वो भी बंद निकाय का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो तो अंदर आती है जिसकी वजह से खाना पकता है, लेकिन क्या खाना अपने आप थोड़ी ना बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो सोलर कुकर। सोलर कुकर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। अगला बच्चों हम बात करना है विलगित निकाय। तो लिख लो विलगित निकाय, इसकी परिभाषा लिखो, ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊर्जा ना ही द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है निकाय तथा परिवेश के मध्य, उसे हम विलगित निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम बच्चों? विलगित निकाय बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे थर्मस होता है ना अपना, थर्मस जिसमें हम चाय रखते हैं गर्म रखने के लिए, तो वो कैसा हो जाएगा? हमारा विलगित निकाय हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख लो थर्मस। ठीक है, तो ये पहला वर्गीकरण था हमारे आधार पर बच्चों, निकाय तथा परिवेश के मध्य द्रव्य तथा ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पर हमने ये पहला वर्गीकरण किया था। अभी हम दूसरे वर्गीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। दूसरा वर्गीकरण क्या है? सिस्टम का भौतिक अवस्था के आधार पर करने वाले हम। भौतिक अवस्था के आधार पर हम दो भाग में करते हैं। ठीक है, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? समांगी निकाय। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम
हेट्रोजीनियस तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, विषमांगी निकाय। अब क्या होता है बच्चों होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो मान लो ये रूम है जो कि हमारा निकाय है, इस रूम के अंदर मैं जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूं ना उसमें सारी चीजें समान भौतिक अवस्था में है, ठीक है, सेम फिजिकल स्टेट में है। जैसे N2 गैस जो है उसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन गैस के साथ में कराई, क्या बनाएगा ये, अमोनिया बनाएगा। तीनों चीजें कैसी हैं बच्चों, गैसीय अवस्था में है, तो ये कैसा सिस्टम कहलाएगा, होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। अगर एक भी भिन्न भौतिक अवस्था में होगा ना तो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों हमने गर्म किया तो ये क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ठोस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या होगा बच्चों, गैस होगा। तो इसमें देखो इन दोनों की भौतिक अवस्था तो सेम है, लेकिन इसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है भाई H2 या PCl5। PCl5 कौन सी फॉर्म में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। इसको मैंने गर्म किया तो ये विखंडित होगा PCl3 के अंदर और Cl2 गैस के अंदर। तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा बच्चों, समांगी निकाय हो जाएगा। जबकि अगर मैं जल बनाने की प्रक्रिया को देखूं तो जल बनाने की प्रक्रिया में बच्चों H2 क्या होता है, गैस होती है, और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। अब इनसे कंबाइन होके क्या बनेगा, हमारा H2O लिक्विड बनेगा, और H2O लिक्विड तो कैसे, तो वहां पे फिजिकल स्टेट क्या हो गई बच्चों, अलग अलग हो गई। आई नहीं आई कहानी समझ में, तो लिखो पहले तो ये ड्रॉ कर लो, इसके बाद लिखिए, ठीक है, ये नोट कर लो, उसके बाद लिखो निकाय में भौतिक अवस्था के आधार पर, निकाय में भौतिक अवस्था के आधार पर हम उसे दो भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम उसे दो भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर डाल के लिखो समांगी निकाय। समांगी निकाय, समांगी निकाय, समांगी निकाय क्या हो जाएगा बच्चों, होमोजीनियस सिस्टम। इसके अंदर लिखो यदि निकाय में उपस्थित सभी तत्व अथवा यौगिक समान भौतिक अवस्था में होते हैं, सभी तत्व अथवा यौगिक समान भौतिक अवस्था में होते हैं, तो उसे हम समांगी निकाय कहते हैं। तो उसे हम समांगी निकाय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो विषमांगी निकाय। विषमांगी निकाय, ठीक है, एग्जाम्पल तो इसके साथ में नोट कर लिया होगा आपने, अभी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। तो विषमांगी निकाय की परिभाषा लिखिए, ऐसा निकाय जिसमें एक भी तत्व अथवा यौगिक भिन्न भौतिक अवस्था में हो, एक भी तत्व अथवा यौगिक भिन्न भौतिक अवस्था में हो, उसे हम विषमांगी निकाय कहते हैं। उसे हम विषमांगी निकाय कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम लोग बच्चों, विषमांगी निकाय कहते हैं, ठीक है। यानी पूरे रूम में, ये रूम है मान लो, निकाय हमारा, इस पूरे रूम में अगर समान भौतिक अवस्था आपको नजर आ रही है तो वो कैसा निकाय होगा, हमारा समांगी निकाय होगा। अगर एक भी भिन्न भौतिक अवस्था में वहां पे कुछ नजर आ गया आपको, तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा विषमांगी निकाय बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ वर्गीकरण था हमारे निकाय का, सिस्टम का। अभी बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है बच्चों, निकाय की अवस्था, हेडिंग डाल लो स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है,
निकाय की अवस्था। तो बच्चों निकाय की अवस्था की अगर बात करी जाए तो देखो कुछ हमारे फंक्शन यानी फलन या भौतिक चीजें ऐसी होती है जो हमारे निकाय की अवस्था को डिफाइन करती हैं। जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम के अंदर बच्चों H2O बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एक बार तो 50 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरी बार 150 डिग्री सेल्सियस पर। फर्क समझना बच्चों, 50 डिग्री सेल्सियस पर जब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा के H2O बनाऊंगा तो 50 डिग्री सेल्सियस पर वो कौन सी फॉर्म में फाइनली बनेगा, अल्टीमेटली। ठीक है, ये रूम है, इस रूम को मान लो मैंने 50 या 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया, कमरे के ताप पर मान लो सेट करके रखा हुआ है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा रहा हूं, तो क्या बनेगा मेरा, H2O बनेगा। अब वो H2O जो होगा वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस रखा है, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद भी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन मान लो मैंने उस कमरे के तापमान को सेट कर रखा है बच्चों 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो 150 डिग्री सेल्सियस पर वो जल यानी कि लिक्विड फॉर्म में थोड़ी ना बनेगा, मेरा कौन सी फॉर्म में बनेगा, वो वेपर फॉर्म में बनेगा। कौन सी फॉर्म में बनेगा, वेपर फॉर्म में बनेगा। ठीक है ना, तो डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी हो गई ना। देखो हमारा निकाय की अवस्था जो है, यानी हमारा निकाय गैसीय अवस्था में होगा कि द्रवीय अवस्था में होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है। ये कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं बच्चों जिन पे हमारे निकाय की अवस्था डिपेंड करती है। ठीक है, तो लिखो जरा डेफिनेशन। निकाय की अवस्था का मतलब, निकाय की अवस्था का मतलब। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। यह बताना होता है कि कुछ भौतिक पैरामीटर जैसे दाब, आयतन तथा ताप के क्या मान हैं, अगर इन भौतिक पैरामीटर में से एक भी पैरामीटर को, यदि इन भौतिक पैरामीटर में से एक भी पैरामीटर को बदल दिया जाए तो निकाय की अवस्था भी बदल जाती है। ठीक है बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय का वर्णन कुछ गुणों जैसे दाब, आयतन, ताप एवं निकाय के संगठन को निर्दिष्ट करके किया जाता है। ठीक है, तो वही क्या है बच्चों, निकाय का क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रकार से अवस्था हो जाएगी, निकाय की अवस्था हो जाएगी। ठीक है, और अगर इन पैरामीटर्स में अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, हमारा
पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसकी अवस्था ही बदल जाती है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, लिख लो एग्जाम्पल करके। यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया, यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मध्य कमरे के ताप पर कराई जाए, कमरे के ताप पर कराई जाए तो H2O द्रव्य, तो H2O द्रव का निर्माण होता है, जबकि अगली लाइन में लिखो, यदि वही अभिक्रिया 150 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाए, अगर वही अभिक्रिया 150 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाए तो H2O वाष्प का निर्माण होता है, H2O वाष्प का निर्माण होता है। यानी कि तापमान बदलने से निकाय की अवस्था भी बदल रही है। ठीक है, तो केवल तापमान ही नहीं, और कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं? दाब भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, निकाय की अवस्था के बाद अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि ऊष्मागतिकी गुणधर्म। प्रॉपर्टीज मतलब क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एक तरीके से। तो लिखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में हमें दो डिस्कस करना है। पहला होता है इसके अंदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विस्तीर्ण अथवा विस्तारात्मक गुणधर्म भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट लिखो इसके अंदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विस्तारात्मक। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? विस्तीर्ण। ठीक है, किसी भी नाम से। ठीक है, तो बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, वो भौतिक गुणधर्म जो हमारे कणों के द्रव्यमान पर निर्भर करते हो या कणों की संख्या पर निर्भर करते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखो सबसे पहले तो इसकी, ऐसे भौतिक गुणधर्म जो कणों की संख्या पर अथवा द्रव्यमान पर निर्भर करते हो, कणों की संख्या पर अथवा द्रव्यमान पर निर्भर करते हो, उन्हें हम विस्तारात्मक गुणधर्म कहते हैं। विस्तारात्मक गुणधर्म कहते हैं। अब बच्चों ऐसे कौन कौन से गुणधर्म हो सकते हैं, जरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ठीक है, मास पर डिपेंडेंसी या कणों की संख्या पर डिपेंडेंसी। पहला मोल। सोचो मोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई मोल क्या होता है? अगर मान लो तुम 12 ग्राम कार्बन ले रहे हो तो 12 ग्राम कार्बन का मोल कितना होगा बच्चों? 1 मोल, 12/12। अगर तुम 24 ग्राम लोगे तो कितना होगा? 24/12, यानी 2 मोल हो गया ना। यानी ये डिपेंडेंसी हो रही है कि आप कितना द्रव्यमान या कितने कणों की संख्या वहां पर ले रहे हैं। तो मोल हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों? एक प्रकार से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है बच्चों? आयतन यानी कि वॉल्यूम भी हो सकता है। मान लीजिए आप 1 मोल गैस ले रहे हो तो 22.4 एसटीपी पर, 2 मोल ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 22.4 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है बच्चों? हमारा डेल्टा एच हो सकता है। ठीक है, डेल्टा एच अभी आगे आएगा। और क्या हो सकता है? हमारा डेल्टा ई हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? हमारा डेल्टा जी हो सकता है। ठीक है, तो मोल, वॉल्यूम, डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा जी, ये कुछ किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों? हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है। ठीक है, फोर्स भी हो सकता है हमारा। और क्या हो सकता है बच्चों? एरिया हो सकता है,
मान लो कि एक आदमी है वो कितना एरिया घेरेगा और 10 आदमी होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा एरिया घेरेंगे। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बच्चों, हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, अगला लिखो सेकंड नंबर डाल के इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, अविस्तरात्मक। ये क्या था, विस्तारात्मक, और ये क्या हो जाएगा हमारा, अविस्तारात्मक। और बच्चों इसका दूसरा नाम होता है गहन। क्या नाम होता है, गहन गुणधर्म। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों हमारी, वो प्रॉपर्टी जो इस बात पे निर्भर नहीं करती कि कणों की संख्या अथवा द्रव्यमान क्या था। ठीक है, जैसे अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं बच्चों, तो डेंसिटी जो है, मान लो कि मैं आयरन ले रहा हूं, ठीक है, लोहा लिया मैंने, अब या पानी लिया मान लो, अब पानी का बच्चों मान लो मैंने 1 लीटर लिया, तो पानी का अगर तुम कमरे के ताप पर बात करो ना, तो पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये ध्यान भी रख लो, ये पहले भी आ चुका है मोल में, कितना होता है भाई, 1 ग्राम पर ml। तो अगर मैं 1 लीटर पानी लूंगा उसकी डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml होगी, और 50 लीटर पानी लूंगा तो उसकी डेंसिटी भी तो भाई 1 ग्राम पर ml ही होगी। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों यहां पर क्या है, डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव। एग्जांपल में लिखते चलना, डेफिनेशन तो लिखवाई थी मैंने, क्या थी डेफिनेशन, वह भौतिक गुणधर्म जो कणों की संख्या अथवा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं, जो कणों की संख्या अथवा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम गहन गुणधर्म कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हमने क्या, डेंसिटी। अगला पॉइंट क्या है डेंसिटी के बाद बच्चों, डेंसिटी हमारा हो जाएगा कैसा, गहन गुणधर्म, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और क्या हो सकता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, 1 लीटर पानी का क्वथनांक और 5 लीटर पानी का क्वथनांक दोनों 100 डिग्री सेल्सियस ही तो होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये भी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है हमारी, मोलरता। अगला क्या हो जाएगा हमारा, मोलरता। मोलरता और मोलरता भी कैसी प्रॉपर्टी है हमारी बच्चों, गहन प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि मान लो ये हमारा सॉल्यूशन है, 2 लीटर का सॉल्यूशन है, इसकी 5m रेटिंग है। अब इसको मैंने 2 अलग अलग भाग में तोड़ दिया, 1 लीटर और 1 लीटर में इसको तोड़ दिया, अभी भी तो बच्चों इसकी रेटिंग 5m ही होगी ना, ये थोड़ी ना होगा इसकी रेटिंग चेंज हो जाएगी। चेंज तो कब होगी, जब मैं एक्स्ट्रा पानी वानी इसमें मिलाऊंगा, ऐसा तोड़ने पे थोड़ी ना इसकी रेटिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे समझो कि भाई नमक है, नमक घुला हुआ पानी है, अब वो मैंने 10 लीटर बनाया, ठीक है, अब मैंने उसमें से 1-1 लीटर अलग कर दिया, तो 10 लीटर अलग अलग बने। अब तुम उनको पियोगे तो क्या सबके टेस्ट अलग अलग आएंगे कि सेम आएंगे, ऑब्वियस बात है सेम आएंगे, यानी उनकी मोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी। ऐसे ही मोललता भी क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा, नॉर्मलता। एग्जाम्पल लिखते चलना, नॉर्मलता, पीएच, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये आगे आएगा, अभी बस लिख लो इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, दाब के बाद लिखो मोलर आयतन। मोलर आयतन का मतलब है 1 मोल का आयतन। अब तुम 1 मोल फिक्स कर दिया तुमने, तो 1 मोल क्या हो गया बच्चों आपका, उसका आयतन हमेशा 22.4 आएगा। अब यहाँ पे बेटा एक कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, वो मैं समझा देता हूं, फिर लिखाऊंगा बाद में, पहले एग्जांपल्स लिख लेंगे उसके बाद में लिखाऊंगा। कंसेप्ट ये बच्चों, अगर तुम किसी भी भौतिक गुणधर्म को, ठीक है, पर यूनिट में कन्वर्ट करते हो, यानी कि जैसे मोलरता क्या होती है बच्चों, विलेय के मोल, ठीक है, 1 लीटर में, विलेय के मोल प्रति लीटर में, तो मोलरता होगी। मोलरता कैसी है बच्चों आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
लेकिन मास को मैंने पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी डेंसिटी कैसी हो गई? इंटेंसिव। यानी कि अगर मैं 1 लीटर जल लूं, चाहे यहां का लूं चाहे नदी का लूं, टेम्परेचर सेम रखना है, टेम्परेचर नहीं बदलना, तो उसका एक वॉल्यूम के अंदर मास कितना आएगा? सेम क्वांटिटी आएगी, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? फिक्स हो जाएगी। यही मतलब निकल के आ रहा है। तो क्या मैं यहां से ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अनुपात या दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करने पर वो क्या बन जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो मैं आपको समझा रहा था मोलरता, मोललता। इसके बाद प्रेशर को समझो। प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो भी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है। और क्या लिखा हमने भाई? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम तुमने क्या किया? 22.4 पर मोल तुमने 1 मोल के हिसाब से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो 22.4 पर मोल, यानी वो भी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और लिख लो मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान, मोलर एंथैल्पी, कॉमा मोलर एंट्रोपी इत्यादि। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो हमारा एंथैल्पी था, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी था, इसमें बेटा क्या है? इसका मतलब क्या है? हमारी कितनी ऊर्जा निकल रही है। अब मान लो मैं 1 ग्राम कार्बन जला रहा हूं और 10 ग्राम कार्बन जला रहा हूं, तो बोलो क्या ऊर्जा सेम निकलेगी कि अलग अलग निकलेगी? अलग अलग निकलेगी। तो डेल्टा एच या एच तो कैसी प्रॉपर्टी हो गई? हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मान लो मैं एंथैल्पी प्रति मोल कन्वर्ट कर लेता हूं, यानी कि भैया मेरे को जलाना कितना है? 1 मोल ही जलाना है, तो फिक्स अमाउंट की रिलीज होगी ना। ठीक है, अगर मैं डेल्टा एच तुमसे पूछ रहा हूं कि डेल्टा एच पर मोल कितना होगा, तो तुमको आंसर 1 मोल के हिसाब से देना है, यानी कि वहां फिक्स हो गया। यानी ये कैसा हो गया? तुम्हारा एक प्रकार से इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्लियर है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? तो बेटा बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें एग्जाम्पल की फॉर्म में। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? वो प्रॉपर्टीज जो किस पर निर्भर करती हैं? कणों की संख्या अथवा द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं, उनको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जो उन पर डिपेंडेंसी नहीं रहती जिनको, उनको क्या बोलते हैं? हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जांपल्स मैंने लिखाए हैं, धीरे धीरे और क्लियर होते चले जाएंगे। इसको बैठ के अच्छे से लॉजिक को लगाना कि भैया किसके अंदर डिपेंडेंसी हो रही है पार्टिकल्स पर, किस पे नहीं हो रही है। ठीक है, हो सकता है कुछ एग्जांपल्स तुमने अभी तक सुने भी ना हो, तो इतना लोड मत लेना, वो धीरे धीरे आगे आता जाएगा। जैसे गिब्स वगैरह, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, ये सब अभी आगे आएगा। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? वहां पे और एक एक बार डिस्कस कर लेंगे कि कैसे वो एक्सटेंसिव या इंटेंसिव हो सकती है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।